हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है और जो रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 10 में मैं आपको एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमारा पहला अध्याय है वो चल रहा है, हमारा पहला अध्याय है वो लगभग अब समाप्त होने की कगार पर पहुँच चुका है। हमारा जो पहला अध्याय है वो स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक है। इस अध्याय में हमने अभी तक महाजनपद काल, महाजनपद के अलावा मौर्य वंश जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा बिंदुसार, सम्राट अशोक, अशोक का धम्म, अशोक के धम्म संबंधी कार्य, धम्म महामात्र, मौर्य प्रशासन, इनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद हमने मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य शासन प्रबंध के बारे में, जिसके अंदर प्रांतीय शासन, गुप्तचर प्रणाली, इनके बारे में भी हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज का जो इसके अलावा हमारा जो ध्यान रहा या हमने जिनके बारे में पढ़ा वो पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश कहा गया, जिसमें राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, इन तीनों की उपलब्धियों का हमने विवेचन किया। इन तीनों की उपलब्धियों के बारे में हमने जाना, इन तीनों के बारे में हमने उनके बारे में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त मैंने आपको पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश आदि के बारे में भी बताया था। चोल काल को दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चोल काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से माना जाता है। चोल काल में जो स्थापत्य कला थी, इसके अलावा चोल काल जो प्रमुख राजा था, जो ज्ञात राजाओं में जिसकी गिनती होती है वह करिकाल था, जिसका शासनकाल लगभग 100 ईस्वी के पास रहा। उसने उरियूर को या उरियूर नामक या उरियूर से फुहार नामक नगर या फुहार या पुगार नामक नगर की नींव डाली थी। उसके काल में उसने स्वर्णद्वीप या श्रीलंका को भी विजित किया था, श्रीलंका को भी उसने जीत लिया था। श्रीलंका पर उसने या स्वर्णद्वीप पर उसने चढ़ाई की थी और वहाँ से जो युद्ध बंदी लौटे थे, वहाँ से जो युद्ध बंदी को उसने पकड़ा था, उससे उसने कावेरीपत्तनम या जो कावेरी नदी है उसके किनारे एक 100 मील लंबे बांध का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त विजयालय 8वीं शताब्दी में प्रमुख चोल राजाओं में माना जाता है। उसे द्वितीय चोल संस्थापक भी कहा जाता है, द्वितीय चोल संस्थापक भी उसे माना जाता है। वह चोल वंश का प्रतापी राजा था। इसके बाद जो चोल वंश के महानतम राजाओं में जिसकी गिनती होती है वह राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम थे। राजराज प्रथम जिसे चोल काल का महानतम राजा माना जाता है। चोल काल के बारे में हमें आपको जैसे बताया गया, मेरे द्वारा बताया गया है कि चोलों का काल था वो तमिल इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तिरुवल्लुवर ने कुरूल नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा संगम साहित्य से भी हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था, चोलों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमें विस्तृत जानकारी है, वो संगम साहित्य से या तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित कुरूल से मिलती है। जैसा कि आपको बताया है, हम राजराज प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजराज प्रथम था वह महानतम चोल शासकों में गिना जाता है। उसका शासनकाल 985 से 1016 तक रहा। 985 से 1016 तक, 1000 कुछ किताबों में 1013 आता है और कुछ किताबों में 1015 आता है।
उसका काल चोल इतिहास काल का स्वर्ण युग माना जाता है। वह तमिल भाषा का विद्वान और जानकार था। उसने उसके शासनकाल में जो चोल साम्राज्य था वो संपूर्ण मद्रास, कुर्ग, मैसूर, चेर, दक्षिणापथ और स्वर्णद्वीप तक चोल साम्राज्य फैल गया था। उसने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण कराया था। स्थापत्य की दृष्टि से जो उसका काल था वह स्वर्ण युग माना जाता है। उसने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर नामक एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। शिव मंदिर को उसने निर्मित कराया था। शिव मंदिर को उसने एक पहाड़ी को काटकर बनाया था। यह संपूर्ण मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह संपूर्ण मंदिर एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, जिसमें गोपुरम, स्तंभ द्वार, अलंकृत स्तंभ, इसके अलावा गर्भगृह, विशाल शिवलिंग, प्रदक्षिणापथ, सभा मंडप, बाह्य मंडप, सभा भवन, घंटा द्वार, प्रवेश द्वार, इसके अलावा शिखरम भाग पर अलंकृत या जो स्तंभ थे वो अलंकृत थे, मूर्तियों से सुसज्जित किया गया था। ये मूर्तियां इतनी आकर्षक थी, इतनी गौरवपूर्ण थी, इतनी सजीव थी कि बरबस सभी का ध्यान इन मूर्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है। इन मूर्तियों की ओर सबका ध्यान है वो चला जाता है। तो जो सम्राट राजराजा प्रथम था उसने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर करीब 400 फीट लंबाई और 400 फीट ऊंचाई में फैला हुआ था। यह मंदिर स्थापत्य कला का निकष माना जाता है। इस मंदिर से भारतीय दक्षिण की जो द्रविड़ शैली है उसके हमें दर्शन होते हैं। दक्षिण की जो द्रविड़ शैली थी उसके या उसका निर्माता है वो चोलों को माना जाता है। दक्षिण की जो द्रविड़ शैली थी उसका निर्माण या उसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था वो चोलों ने प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त हमें चोलों के काल से उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का भी जानकारी मिलती है। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जिसे हम राजेंद्र चोल प्रथम कहते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम भी महान चोल शासक था, महान चोल राजा था, महान सम्राट था। उसके काल में चोलों का जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत हो गया था। उसके काल में चोलों का साम्राज्य था वो कई द्वीपों तक फैल गया था। उसने एक शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया था। उसने जो अपनी शक्तिशाली थी नौसेना थी उसकी शक्ति को पुनर्स्थापित किया था। उसके काल में ऐसा माना जाता है जो बंगाल की खाड़ी थी वो चोल झील में परिवर्तित हो गई थी। उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। उसने समुद्र पार करके मलाया, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, स्वर्ण द्वीप, मालदीव जैसे कई द्वीपों को जीत लिया था। उधर उसकी सेनाएं आंध्र को पार करती हुई उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार होती हुई गांगेय प्रदेश जिसे गंगा प्रदेश कहते हैं वहाँ तक उसकी सेनाएं पहुँच गई थी। उसने मगध के सम्राट को भी हराया था। मगध के सम्राट को हराने के बाद उसने वह गांगेय क्षेत्र में बढ़ गया और गंगा नदी के जो जल था उसको कलशों में भरा और उसे अपनी राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम में जो भव्य एक शिव मंदिर का निर्माण कराया जिसे गंगेकोंड चोलपुरम कहते हैं। गंगेकोंड चोलपुरम का जो शिव मंदिर है उसकी स्थापना है वो राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। राजेंद्र चोल प्रथम को गंगेकोंड चोलपुरम का संस्थापक भी माना जाता है। उसने एक नया नगर भी स्थापित किया जिसका नाम गंगेकोंड चोल था और इसके अलावा उसने गंगेकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी क्योंकि उसने गंगा नदी के क्षेत्रों को जीता था। गंगा नदी के क्षेत्रों को जीतने के कारण उसने गंगेकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था। उसका शासनकाल 1016 से
1044 तक माना जाता है। 1016 से 1044 तक उसका शासनकाल रहा। आगे हम देखते हैं जो चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो चोल स्थानीय स्वशासन है। जो चोल स्थानीय स्वशासन है उसका अद्भुत विकास है वो चोल वंश के या चोल काल में हुआ था। चोल वंश के काल में जो हमें वर्तमान में जो स्थानीय व्यवस्था दिखाई देती है, स्थानीय स्वशासन दिखाई देता है, उसकी झलक हमें चोलों के काल में दिखाई देती है। चोल काल में जो प्रशासन था, जो संपूर्ण राज्य था, वो प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, मंडलम भी कहा जाता है, मंडलम कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन या मंडलम का विभाजन कोट्यम, कोट्टम से नाडु, नाडु से कुर्रम में या नगरस्तार में किया जाता था। जिस प्रकार वर्तमान में केंद्र, केंद्र से छोटा राज्य, राज्य से छोटा जिला, जिला से छोटा तहसील और तहसील से छोटा गांव होता है, उसी प्रकार चोल काल में, उसी प्रकार चोल काल में भी सबसे बड़ा राज्य होता था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम से छोटे कोट्यम होते थे, जिले, जिला कहा जाता था। कोट्यम से छोटा नाडु होता था, नाडु, नाडु से छोटा कुर्रम होता था। और इससे छोटी जो सभाएं होती थी उन्हें नगरस्तार भी कहते थे। जो ग्राम पंचायतें थी वो निर्वाचित होती थी। गांव में जो प्रमुख होते थे उनका निर्वाचन होता था। राजा पर नियंत्रण करने के लिए कोई लोकतांत्रिक संस्था उस समय नहीं थी, लेकिन जो स्थानीय स्वशासन था वो निर्वाचन पद्धति पर आधारित था। स्थानीय स्वशासन था उसका चुनाव निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया गया था। जो निर्वाचन पद्धति थी उसके आधार पर स्थानीय शासकों, स्थानीय लोगों का निर्वाचन होता था। स्थानीय लोगों का निर्वाचन है वो इसके द्वारा ही किया जाता था। इसके अलावा कर वसूल करना, गांव में शिक्षा का प्रबंध करना, मंदिरों का प्रबंध करना, ये चोल काल में वहाँ की जो स्थानीय निकायें होती थी वो ये काम करती थी। चोल काल में जो स्थानीय निकायें होती थी वो जनता द्वारा निर्वाचित होती थी, जनता के द्वारा चुनी हुई होती थी। इनका चुनाव है जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से करती थी। तो जैसा मैंने आपको बताया है, चोल काल में संपूर्ण साम्राज्य था वो प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम से छोटे कोट्यम, कोट्यम से छोटा नाडु, नाडु से छोटे बलनाडु या कुर्रम होते थे। जैसे वर्तमान में जो स्थानीय शासन की प्रणाली दिखाई देती है वैसे ही कुछ कुछ प्रणाली हमें चोल काल में दिखाई देती है। चोल काल का जो समाज था वो सुसंगठित था। समाज में तमिल भाषा का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अलावा जो मंदिर स्थापत्य थी, जो देवदासी प्रणाली थी, वो भी प्रचलित थी। चोल काल में मूर्ति निर्माण के लिए जो धातुओं की मूर्ति बनाई जाती थी, जिसमें नटराज की मूर्ति है वो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। नटराज की मूर्ति को सबसे प्रसिद्ध माना गया है। तो नटराज की मूर्ति है वो चोल काल में जो निर्माण हुआ था वो चोल काल में हुआ था। जैसा आपको मैंने बताया है, जो चोल काल के अंतर्गत जो समाज में जो व्यवस्था थी उसमें स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। शादी के अंतर्गत स्त्रियों को अपने पति को चुनने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त पिता की संपत्ति में स्त्रियां हैं वो बराबरी की हिस्सेदार थी, बराबरी का उन्हें मौका दिया जाता था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कनिष्क है। जैसा कि आपको पता है, कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। कालांतर में या इनकी उत्पत्ति है वो चीन की यूची जाति से हुई है। यूची जाति से ही कुषाण वंश की उत्पत्ति हुई है। कालांतर में जो यूची जाति थी वो 5 भागों में बट गई। यूची जाति का विभाजन है वो 5 भागों में हो गया, जिनमें से कुषाण प्रमुख थे। कुषाणों में जो प्रमुख राजा हुए उसमें कुजुल कडफिशिस, विम कडफिशिस और कनिष्क। कुजुल कडफिशिस का शासन था वो 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक माना जाता है, जबकि विम कडफिशिस का शासन है वो 65 से 75 तक माना जाता है।
जबकि कनिष्क का शासन है वो 78 से लेकर 101 तक माना जाता है। 101 तक उसका शासन माना गया है। कनिष्क महानतम कुषाण वंश के शासकों में से एक गिना जाता है। कनिष्क की गिनती कुषाण वंश के सबसे महानतम राजाओं में से की जाती है। कनिष्क यूची जाति से जो निकला हुआ था, कुषाण जाति थी, उन्हीं का एक प्रमुख शासक था। उन्हीं में से एक निकला हुआ प्रमुख शासक जिसे माना गया है। कनिष्क महानतम बौद्ध सम्राट भी माना जाता है। कनिष्क की गिनती है वो महानतम बौद्ध सम्राटों में से की जाती है। कनिष्क कुषाण राज्यों में से प्रमुख था। कनिष्क के काल की उपलब्धियों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। कनिष्क को कुषाण शासनकाल का सबसे महानतम राजा माना जाता है। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। धन्यवाद।